नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं और टॉपिक का नाम है पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल। देखिए, अगर हम आपसे बातचीत करें तो देखेंगे, अगर आप देखोगे तो पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर मुख्यतः दो प्रकार के बलों का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की सतह पर दो बलों का प्रभाव पड़ता है पड़ता है पड़ता है। ये दो बल कौन कौन से हैं? इन दो बलों के बारे में बातचीत करें तो एक बल होता है जिसको आप कहते हैं अंतर्जात बल, इंडोजीनियस फोर्स, और दूसरे को क्या कहते हैं? बहिर्जात बल या एक्सोजीनियस फोर्स। बहिर्जात बल या फिर एक्सोजीनियस फोर्स, दो प्रकार के बलों का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। अब यहीं पर अगर हम आपसे बातचीत करें, थोड़ी सी बातचीत करेंगे पृथ्वी की आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को हम क्या कहेंगे? आंतरिक बल कहेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को आंतरिक बल तथा बाह्य भाग में उत्पन्न होने वाले बल को बाह्य भाग में उत्पन्न होने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्जात बल कहते हैं। तो दो प्रकार का बल देखने को मिलता है, एक अंतर्जात बल और दूसरा क्या है? बहिर्जात बल। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में बातचीत करें तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज के सेशन में जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो हम पढ़ना शुरू करेंगे अंतर्जात बल के बारे में, इंडोजीनियस फोर्स के बारे में। देखिए, अगर अंतर्जात बल के बारे में हम आपसे बातचीत करें, अंतर्जात बल के बारे में बातचीत करें तो इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो एक तो आता है आपका भूकंप, एक आता है ज्वालामुखी और एक आता है पटल विरूपणी बल या पटल विरूपणकारी बल। ये तीन प्रमुख बल बेसिकली अंतर्जात बलों के अंतर्गत आते हैं। भूकंप क्या होता है? आपने पढ़ा, पृथ्वी पर उत्पन्न अकस्मात कंपन को भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी, जब पृथ्वी की सतह पर भूगर्भ से तप्त गर्म लावा जो है वो बाहर आने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और जब हम आपसे बातचीत करते हैं किसके बारे में? पटल विरूपणकारी बल के बारे में, तो इसको हम क्या कहेंगे? हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे, दीर्घकालिक जो संचलन होता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घकालिक संचलन को पटल विरूपणकारी बल के रूप में ट्रीट करते हैं। दीर्घकालिक संचलन को हम क्या कहते हैं? दीर्घकालिक संचलन को पटल विरूपणकारी बल कहते हैं। अब यहीं पर ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी बातचीत हम आगे करने चल। देखो क्या होता है, जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं तो जो आपका भूकंप है, ज्वालामुखी है और पटल विरूपणकारी बल है, ये जो बल हैं, ये तीनों बल क्या करेंगे? पृथ्वी की सतह पर विषमताओं का सृजन करेंगे। भाई भूकंप आएगा तो भाई आपको पता है कि भूकंप आता क्यों है, बेसिकली क्यों आता है, भूकंप आने की वजह क्या है? तो कहेंगे भाई जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह जो है, जो लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है, वो एथनोस्फेयर के ऊपर स्थित है। तो और प्लेटों में, यानी कि अगर हम आपसे बातचीत करें, एथनोस्फेयर में मूवमेंट होता है। मूवमेंट की वजह से क्या होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती है तो भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी आता है। रिंग ऑफ फायर के बारे में तो कहते हैं कि जब ये आता है तो आपको पता है कुछ विनाश होता है।
जैसे मान लो अगर हम आपसे कहें, अभी आप लोगों ने देखा होगा म्यांमार में, अभी देखो होगा अगर हम आपसे बातचीत करें रसिया में भूकंप देखा गया, जापान के उत्तरी हिस्से में। तो ये जब भूकंप आते हैं तो इससे क्या होता है, भूकंप ज्वालामुखी, इनसे विनाश होता है। मतलब अगर हम कहें तो हम कहेंगे यह जो होते हैं अंतर्जात जो बल होते हैं, यह क्या करते हैं, तो अंतर्जात बल भूपटल पर, अंतर्जात बल भूपटल पर, भूपटल पर विषमताओं का सृजन करते हैं, विषमताओं का सृजन करते हैं, सृजन करते हैं। विषमताओं का सृजन करने का मतलब, अब दो प्लेटें टकराई, एक प्लेट हल्की वाली ऊपर उठ गई, भारी वाली नीचे धस गई, तो ऊपर उठी तो पर्वत बन गया। तो विषमता, समतल था, क्या हो गई, विषमता उत्पन्न हो गई, असमानता उत्पन्न हो गई। अब यहीं पर अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप एक लाइन में लिखेंगे, जो हमारी पृथ्वी होती है ये परिभ्रमण करती रहती, परिभ्रमण करती रहती। तो हम कहेंगे कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, करती हुई पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग का मतलब क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको ऊपरी भाग कहते हैं, ठीक है। से निचले भाग, से निचले भाग, अब निचले भाग में क्या है, तो समुद्र है, झील है, समुद्र है और क्या है, झील है, झील, हाँ, में भौतिक तथा, भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा, यांत्रिक स्थिरता, यहां पर टर्म है स्थिरता, यहां पर जो टर्म है वो क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहां टर्म इस्तेमाल हो रहा है स्थिरता, स्थिरता की दशा, स्थिरता की दशा, की दशा को ही भू संतुलन की दशा, भू संतुलन की दशा, भू संतुलन की दशा, भू संतुलन की दशा या आइसोस्टेसी, या आइसोस्टेसी कहते हैं, कहते हैं, भू संतुलन की दशा या आइसोस्टेसी कहते हैं। तो ऊपरी भाग और निचले भाग में जो संतुलन की दशा होती है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोस्टेसी के नाम से जानते हैं, भू संतुलन की दशा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम बातचीत करें यहीं पर भू संतुलन के बारे में, तो इस ये जो टर्म है, ये जो संतुलन टर्म है या भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन कर रहा है, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, प्रयोग सर्वप्रथम डटन के द्वारा, डटन के द्वारा, डटन के द्वारा 1889 में किया जाता है, के में किया जाता है, किया जाता है। और ये क्या कहते हैं, अगर हम इनके बारे में बातचीत करें तो भू संतुलन के विषय में ये क्या कह रहे हैं, तो भू संतुलन के विषय में इनका जो विचार है वो ये कह रहे हैं, ऊंचे उठे हुए भागों का घनत्व कम, ऊंचे उठे हुए भागों का घनत्व कम, भागों का घनत्व कम तथा नीचे धसे हुए, नीचे धसे हुए भागों का घनत्व अधिक, भागों का घनत्व, घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है, तभी सबका भार, तभी सबका भार, सबका भार एक क्षतिपूर्ति रेखा, कंपनसेटरी लाइन, एक क्षतिपूर्ति रेखा, क्षतिपूर्ति रेखा या समतोलन
समतोतल या समतोतल या समतोतल, ठीक है, या समतोलतल या समतल होता है ना, समतोलतल, हाँ, समतोलतल लतल या समतोलतल, लाइन ऑफ कंपनसेशन, लाइन ऑफ कंपनसेशन के सहारे बराबर होगा, के सहारे बराबर होगा। ये कौन कह रहा है? ये डटन साहब कह रहे हैं। डटन साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऊंचे उठे हुए भागों का घनत्व तो अधिक होगा, नीचे धसे हुए ऊपर उठे हुए भागों का घनत्व तो कम होगा, नीचे धसे हुए भागों का घनत्व तो अधिक होगा, तभी सबका भार क्या होगा? एक क्षतिपूर्ति रेखा या समतोलतल, लाइन ऑफ कंपनसेशन के सहारे क्या होगा? बराबर होगा। अब इसके बिहाफ पर हम बातचीत करें तो आप देखोगे जो अंतर्जात बल होते हैं, अगर हम उसके बारे में आपसे बातचीत करें तो अंतर्जात बलों को प्रभाव की तीव्रता के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बांटा जा रहा है? दो हिस्सों में बांटा जाता है, दो हिस्सों में बांटा जाता है। जरा देखते हैं कौन कौन से हिस्से होते हैं। देखिए, तो पहला जो हिस्सा है वो है आपका आकस्मिक बल का, जो आकस्मिक आ जाता है। तो भूकंप अचानक से उत्पन्न होते हैं, अचानक से उत्पन्न हुए कंपन को भूकंप की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी, तो पृथ्वी के भूगर्भ से अचानक से धूल, जलवाष्प, राख, मैग्मा जो बाहर आता है उसको ज्वालामुखी कहते हैं। और भूस्खलन ये अचानक से होते हैं। वहीं अगला है दीर्घकालिक संचलन या पटल विरूपण बल। ये दो प्रकार का होता है, एक महाद्वीप निर्माणकारी बल होता है और दूसरा क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बल होता है। महाद्वीप निर्माणकारी बल के बारे में बातचीत करें तो इस हिस्से में दो प्रकार के बल काम करेंगे, एक ऊपरीमुखी बल मतलब अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स मतलब अधोमुखी बल। वही पर्वत निर्माणकारी बल की बातचीत करें तो ये दो प्रकार के होंगे, एक तनाव और एक संपीड़न। तनाव और संपीड़न तक ही आप याद रखिए, इसके आगे का इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि तनाव को आप क्या कर सकते हैं? भ्रंशन, चटकन और दरार में डिवाइड कर सकते हैं और संपीड़न को वलन और संवलन में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? संपीड़न को वलन और समवलन में डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहीं पर बातचीत समझिएगा, ये जो दीर्घकालिक संचलन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को पटल विरूपणी बल या पटल विरूपणकारी बल के रूप में जानते हैं। जो दीर्घकालीन संचलन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पटल विरूपणकारी बल कहते हैं। और यही दीर्घकालीन संचलन दो प्रकार का होता है, एक कैसा होगा? लंबवत होगा, ऐसे ऐसे संचलन हो गया, और एक क्षैतिज क्या होगा? संचलन होगा। एक लंबवत संचलन मतलब कि वर्टिकल आप कहिए मोशन, और दूसरा क्या कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल संचलन यानी कि क्षैतिज संचलन। ये जो लंबवत संचलन होता है ये इसके माध्यम से महाद्वीपों का निर्माण होता है, और जब क्षैतिज संचलन होता है तो उससे पर्वतों का निर्माण होता है। तो लंबवत संचलन को महाद्वीप निर्माणकारी बल भी कहते हैं और क्षैतिज संचलन को पर्वत निर्माणकारी बल के रूप में भी ट्रीट करते हैं। किसके रूप में? पर्वत निर्माणकारी बल के रूप में ट्रीट करा जाता है। वहीं आगे बातचीत करें, जैसे ऊपरमुखी संचलन के अगर एग्जाम्पल की बातचीत करें तो ऊपरमुखी संचलन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन होता है, इसके क्या एग्जाम्पल? तो कच्छ की खाड़ी में से 24 किलोमीटर दूरी पर आप देखोगे एक अल्लाह का बांध देखने को मिलता है। कहां का बांध? तो हम कहेंगे इसका एग्जाम्पल कच्छ की खाड़ी में। ये कच्छ की खाड़ी कहां है? तो आप सिंपल सी बात करोगे, गुजरात में। गुजरात में, हाँ, कच्छ की खाड़ी गुजरात से 24 किलोमीटर दूरी पर 24 किलोमीटर दूरी पर 24 किलोमीटर दूरी पर उत्थित भूमि, ऊपर उठी हुई भूमि, जिसको आप क्या कहते हो? ऊपर उठी हुई भूमि, जिसे उत्थित भूमि, जिसे अल्लाह का बांध कहा जाता है। अल्लाह का बांध कहा जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है?
तो हम कहेंगे ये भैया अपवर्ड संचलन का एग्जाम्पल है, अपवर्ड संचलन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अगर यहीं पर हम आपसे बातचीत करें तो 1 मिनट में अगर आप थोड़ा सा आप हमको समय दे पाए तो मैं आपको थोड़ा सा गूगल क्रोम में इसकी फोटो दिखा देता हूं, फोटो दिखा देता हूं, ठीक है। फोटो इसकी क्या है जरा देखिएगा, कहेंगे क्या, अल्लाह का बांध। अल्लाह का बांध, अल्लाह का बांध, जरा देखते हैं अल्लाह का बांध क्या निकल कर आता है। ये देखिए अल्लाह का बांध, ये रुके 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 रुके, यहां से नहीं जाना था। गुजरात, अल्लाह का बांध कहाँ, गुजरात। अब दिखेगा, ये देखो अल्लाह का बांध, ये देखो, ये जो ऊपर उठी हुई भूमि है, ऊपर उठी हुई जो भूमि है, ये देखो, ये जो है ये आपको ब्राउन कलर में देखो दिखा रहे हैं, यही जो भूमि है यही क्या है, यही आपका अल्लाह का बांध। ये देखो ऊपर उठी हुई भूमि, ये देखो यहाँ के हिस्से से ऊपर उठी हुई भूमि है, इसको क्या कहेंगे, अल्लाह का बांध। और ये किसका एग्जाम्पल है, तो हम कहेंगे अपवर्ड संचलन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, अपवर्ड संचलन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, अपवर्ड संचलन का एग्जाम्पल होता है। ठीक, चलो अपवर्ड संचलन का एग्जाम्पल हो गया है। आगे बातचीत करते हैं, आगे बातचीत करें। अगला है, अगली बातचीत करने जा रहे हैं, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में सैकड़ों मीटर नीचे, सैकड़ों मीटर नीचे धसी भूमि, यहां पर कोयले की खदानें हैं। यहां पर क्या, यहां से क्या निकाला जाता है, यहां पर कोयले की खदानें या कोयले की यहां पर क्या की जाती है, खुदाई की जाती है। और इसी के साथ साथ मुंबई के प्रिंस डॉकयार्ड में, मुंबई का प्रिंस डॉकयार्ड, ये जो जलमग्न इलाका है, ये कैसा इलाका है, ये जलमग्न जो क्षेत्र है, जलमग्न क्षेत्र, ये अगर आप देखोगे तो ये अधोमुखी, एक ऊपरीमुखी और दूसरा अधोमुखी संचलन का एग्जाम्पल होता है। किसका, अधोमुखी यानी कि डाउनवर्ड संचलन, डाउनवर्ड संचलन का उदाहरण है, डाउनवर्ड संचलन का उदाहरण है। डाउनवर्ड संचलन का उदाहरण है, ये कहां पर है, तो इंग्लैंड व स्कॉटलैंड में सैकड़ों मीटर नीचे धसी भूमि, जहां पर कोयले की खुदाई करी जाती है। उसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला हम क्या कहेंगे, अगला मुंबई का जो प्रिंस डॉक यार्ड है, यहां पर इलाका जो है, ये जो जलमग्न इलाके हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड संचलन के एग्जाम्पल के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, डाउनवर्ड संचलन के रूप में हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला जो है हम संपीड़न के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो संपीड़न बल क्या होता है, देखिए संपीड़न क्या होता है, देखिए क्या होता है, संपीड़न से उत्पन्न बल से, संपीड़न से उत्पन्न बल से, उत्पन्न बल से, बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, चट्टानों की परतें, चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, जिससे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, जब क्या होता है, संपीड़न, संपीड़न बल होता है, संपीड़न से जो बल उत्पन्न होता है, इससे चट्टानें क्या होती, मुड़ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप ऊपर उठे हुए भाग को, ऊपर उठे हुए भाग को, ऊपर उठे हुए भाग को
ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? अपनति या एंटीक्लाइन। अपनति या फिर क्या कहिए? एंटीक्लाइन। तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये ऊपर उठा हुआ तनाव की वजह से, संपीड़न की वजह से क्या हुआ? तो ऊपर उठे हुए भाग को, इसको हम क्या कहेंगे? ये वाला हिस्सा अपनति है। अपनति की अंग्रेजी होती एंटीक्लाइन। क्या होती है? एंटीक्लाइन। तथा नीचे धसे हुए भाग, ये नीचे धसा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है अभिनति। अभिनति, अभिनति। तथा नीचे धसे हुए भाग को, तथा नीचे धसे हुए भाग को, नीचे धसे हुए भाग को, धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? अभिनति। अभिनति या फिर क्या कहिए? सिंक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक्लाइन कहते, अभिनति कहते हैं और क्या कहते हैं? अपनति कहते हैं। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। जब संपीड़न बल होता है, संपीड़न बल से, जो भी संपीड़न से बल उत्पन्न होगा उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? चट्टानें मुड़ जाती हैं। जब चट्टानों की ऊपरी परतें मुड़ जाती हैं तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनता है, जिसको आप ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति के रूप में ट्रीट करते हो। किसके रूप में? अभिनति के रूप में ट्रीट करते हो। वहीं अगली बातचीत करें, अगला हम जो चीज पढ़ने चल रहे हैं वो है वलन या फोल्ड्स। अगला जो चीज है वो क्या है? वलन या फिर क्या कहिए? फोल्ड्स। चलिए वलन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। वलन क्या होता है? तो वलन में कहेंगे सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से काम कर रहे, सामान्य तल पर, सामान्य तल पर सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से कार्य कर रहे संपीड़न बलों के कारण, रूप से कार्य कर रहे क्षैतिज बलों के कारण, सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से कार्य कर रहे संपीड़न बलों के कारण, संपीड़न बलों के कारण चट्टानों की परतों के मुड़ने की प्रक्रिया, मुड़ने की प्रक्रिया को वलन या फोल्ड्स कहते हैं। वलन या फोल्ड्स कहते हैं। फोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, वलन कहते हैं या फोल्ड्स कहते हैं। जो सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से काम कर रहे होता है, संपीड़न बल होता है, और संपीड़न बलों के कारण क्या होता है? चट्टानों की परतें जो मुड़ जाती हैं, उस मुड़न को हम क्या कहते हैं? फोल्ड्स कहते हैं। और इसी फोल्ड्स में ये आपका कैटेगरी में आता है। इसी में क्या होता है? ऊपर चट्टानों का ऊपर उठा हुआ भाग अपनति और नीचे धसा हुआ भाग अभिनति के रूप में जाना जाता है। अगली बातचीत करें, अगली इसी में अगला जो है वो हम क्या पढ़ने चले? अगला जो है भ्रंश पढ़ने चल रहे हैं। भ्रंश या फिर क्या कहिए? फॉल्ट। भ्रंश या फॉल्ट, भ्रंश या फॉल्ट, भ्रंश या फॉल्ट। चलिए भ्रंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी। भ्रंश क्या होते हैं? भ्रंशों के अंतर्गत, भ्रंशों के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? तो क्रैक्स, फ्रैक्चर, फॉल्टिंग, फ्रैक्चर, फॉल्टिंग, क्रैक्स, फ्रैक्चर, फॉल्टिंग, फॉल्टिंग की हिंदी होती है भ्रंशन। ठीक है, को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति क्षैतिज संचलन
के दोनों बलों, दोनों बलों मतलब संपीड़न व तनाव, संपीड़न व तनाव बल से होती है, संपीड़न व तनाव बल से होती है, तनाव बल से होती है, से होती है, परंतु तनाव बल अधिक महत्वपूर्ण है, तनाव बल अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहां पर ध्यान से समझना, अब हम क्या कर रहे हैं, भ्रंश के बारे में देख रहे हैं। तो भ्रंशों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो हम कहते हैं क्रैक्स, फ्रैक्चर और फॉल्टिंग को शामिल करते हैं। जरा क्रैक्स, फ्रैक्चर और फॉल्टिंग को देख लेते हैं। यहीं पर क्रैक्स, फ्रैक्चर और फॉल्टिंग को हम यहां पर देखेंगे। क्रैक्स, फ्रैक्चर, फॉल्टिंग। ठीक है, क्रैक्स, फ्रैक्चर, फॉल्टिंग। चलिए देखते हैं क्रैक्स, फ्रैक्चर, फॉल्टिंग क्या होता है। चलिए अच्छा ठीक है, ऐसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाइड कर लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। क्रैक्स का एग्जांपल, क्रैक्स का एग्जांपल, क्रैक्स, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा क्रैक्स भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, फॉल्टिंग देख लेते हैं। फॉल्ट, चलिए फॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो आपका, अगर हम एक अच्छा ग्राफ देखें तो यहां पर आपको एक बढ़िया फिगर देख लेते हैं कोई, जिसमें आपको चीजें कुछ समझ में आ जाए। चलो ये देखो, ये वाला ग्राफ देखो, फिगर देखो, अगर स्पष्ट हो पा रहा है। देखो पहले वाले फिग यहां पर दिखा रहे हैं कि भैया बेसिक जब फॉल्टिंग हो रही है तो बेसिक कह रहे हैं बिफोर फॉल्टिंग, मतलब फॉल्टिंग से पहले की स्थिति, कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कैटेगराइजेशन मतलब लेयर्स में नहीं हो रहा। यहां पर देखो एक पूरा का पूरा क्या है, स्तंभ आपको देखने को मिला, मतलब एक ये जमीन का टुकड़ा देखने को मिला। लेकिन वहीं अगली तरफ जब क्या होता है, हॉरिजेंटल ऑफसेट होता है, मतलब हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज संचलन जब हो रहा है, तो क्षैतिज संचलन की वजह से क्या हो रहा है, फॉल्ट जो होते हैं, ये देखो फॉल्ट ये विकसित हो जा रही है, देखो फॉल्ट विकसित हो जा रहा है। और इसी तरीके से जब क्या होता है, वर्टिकल यानी कि लंबवत संचलन होता है, तो लंबवत संचलन के परिणाम स्वरूप ये देखो यहां पर फॉल्ट डेवलप हो जा रही। कहने का मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो यहां पर जब हम क्या होता है, जब ये क्या होता है, जब संचलन की प्रक्रिया घटित होती है तो उसमें क्या होता है, चट्टानों में क्रैक्स पड़ते हैं, फ्रैक्चर्स पड़ते हैं और फॉल्टिंग को देखने को मिलता है। इसकी उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों से होती है। और क्षैतिज संचलन में क्या क्या शामिल है, संपीड़न व तनाव बल शामिल है, लेकिन इसमें तनाव बल क्या होगा, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अगली बातचीत करें। अब भ्रंश के द्वारा या भ्रंशन के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां, एक हेडिंग बनाओ, भ्रंशन के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां, भ्रंशन के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां। अब इसमें क्या क्या देखना है, इसमें मुख्य दो चीजें पढ़ेंगे, और पहला है भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी यानी कि हम बातचीत क्या करेंगे, रिफ्ट वैली की, रिफ्ट वैली के बारे में। ये रिफ्ट वैली क्या होती, कहते हैं जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच आधार स्तंभ एक नीचे धस जाता है, आधार स्तंभ सपोज करिए ये आपका हो गया, ये यहीं पर मेंटेन है, लेकिन एक हिस्सा चट्टानी हिस्सा क्या हो रहा है,
नीचे धस जा रहा है, ये जो नीचे धस रहा है इसी से जो ये निर्मित हो रहा है इसी को हम क्या करें, इसी को हम सिंपल सी भाषा में रिफ्ट वैली के रूप में ट्रीट करें। मतलब अगर एक लाइन में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे धस जाता है, चट्टानी स्तंभ नीचे धस जाता है, नीचे धस जाता है, तनाव जनित बल के कारण, तनाव जनित बल के कारण, बल के कारण जब दो खंडों, जब दो खंडों, जब दो खंडों का विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, जब दो भूखंडों का विपरीत दिशा में, भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तो इसका निर्माण 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 होता है। ठीक है, अब यही ध्यान समझना, यही जो होता है, अगर हम इसी में रिफ्ट वैली को आपको दिखाना चाहें तो रिफ्ट वैली आप देख लो एक बार, रिफ्ट वैली क्या होती है, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ये देखो कोई भी फिगर, ये देखो रिफ्ट वैली, ये ऊपर हिस्सा देखो इधर मूवमेंट हो गई, क्षैतिज संचलन हुआ, ये वाला हिस्सा देखो इधर, ये हिस्सा इधर, ये हिस्सा समान बना रहा, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या हुआ, नीचे धस गया, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिफ्ट वैली कहते हैं, इसी को क्या रिफ्ट बोलते हैं, रिफ्ट वैली। और आप मानेंगे कि जॉर्डन में जो मृत सागर है वो भ्रंश घाटी का ही एग्जाम्पल, जॉर्डन में जो मृत सागर है वो किसका एग्जाम्पल है, जॉर्डन में स्थित मृत सागर, एक लाइन और लिख लो, जॉर्डन में स्थित मृत सागर, जॉर्डन में स्थित मृत सागर, मृत सागर रिफ्ट वैली का ही एग्जाम्पल है, रिफ्ट वैली का ही उदाहरण है, उदाहरण, रिफ्ट वैली का ही उदाहरण। वही एक और चीज पढ़ना, रैंप घाटी क्या होता है, रैंप घाटी। अब ये रैंप घाटी क्या होता है, रैंप घाटी का मतलब ये होता है, ध्यान सुनिएगा, कि जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की स्थिति क्या रहे, ये बीच वाला जो स्तंभ है, चट्टानी स्तंभ है, वो ऐसे ही बना रहे, वो ऐसे ही बना रहे, लेकिन ये क्या हो, ये ऊपर उठ जाए, ये ऊपर उठ जाए, या दूसरी भाषा में कहें कि हम क्या कहते हैं, यथास्थिति में रहे, परंतु ये जो किनारे हैं ये क्या हो, ऊपर उठ जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में रैंप घाटी का निर्माण होता है। मतलब अगर हम एक लाइन में लिखने का प्रयास करें तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन में इसको लिखिएगा, इसका निर्माण उस स्थिति में होता है, इसका निर्माण उस स्थिति में होता है, स्थिति में होता है, होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच का आधार स्तंभ, आधार स्तंभ यथावत रहता है, यथावत रहता है, परंतु परंतु दोनों किनारे संपीड़न बलों के कारण, संपीड़न बल के कारण ऊपर उठ जाते हैं,
ऊपर उठ जाते हैं, क्या कहते हैं? रैंप घाटी कहते हैं, रैंप घाटी कहते हैं। ठीक है, आधार स्तंभ यथावत है, लेकिन क्या है ये मतलब कि दोनों किनारे क्या हो रहे हैं, ये ऊपर उठ जा रहे हैं। एग्जाम्पल की बातचीत करें, एग्जाम्पल में जैसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। और क्या एग्जाम्पल है, और बातचीत करें। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें थोड़ा सा, इसी में एक और है कि पहले वाले में ऊपर उठ रहे थे, भ्रंश रेखाओं का जो आधार स्तंभ यथावत रहे, लेकिन दोनों किनारे ऊपर उठ रहे। लेकिन अगर नीचे धंस जाए दोनों किनारे, मतलब एक लाइन अगर हम चेंज करके लिखना चाहें, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का आधार स्तंभ, रेखाओं के बीच का आधार स्तंभ यथावत रहे, परंतु क्या, परंतु दोनों किनारे नीचे धंस जाएं, किनारे नीचे धंस जाएं, तो तब भी हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण? ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। पहली वाली स्थिति में ऊपर उठ रहे थे, दूसरी वाले में ये आपका आधार स्तंभ रहेगा, यथावत रहेगा, लेकिन बाकी जो होगा, बाकी का जो हिस्सा होगा, किनारे क्या होंगे, ये आपके जब नीचे धंस जाएंगे तो इसको आप क्या कहोगे, ये जो सेगमेंट होगा ये आपका ब्लॉक पर्वत कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे भारत का सतपुड़ा पर्वत, भारत का सतपुड़ा पर्वत। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, या फिर वॉसजेस पर्वत। और एक एग्जाम्पल की बातचीत करें, जैसे अमेरिका का वासाच रेंज, या सियरा नेवादा, आप ये भी कह सकते हैं सियरा नेवादा। तथा एक और एग्जाम्पल है पाकिस्तान का साल्ट रेंज आदि। तो हमको बताना क्या था, हमको दो मुख्य चीजें अंतर्जात बलों में बतानी थी। एक, आधार स्तंभ यथावत रहे और दोनों किनारे नीचे धंस जाए तो ब्लॉक पर्वत, आधार स्तंभ यथावत रहे दोनों किनारे ऊपर उठ जाए रिफ्ट वैली। ये दो चीजें हमको बतानी थी, इसकी वजह से पूरा का पूरा एक कहानी रचनी पड़ी, तो हमने ये वाला सेगमेंट आज का किया। सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जीके जीएस बाई सुधांशु सर को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेलीग्राम, यहाँ पर क्लासेस की पीडीएफ, वीडियो लिंक, ये सारा मिल जाता है। और लाइक करिए सेशन को, अच्छा लगे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सभी दोस्तों तक, जो भी आपके टेलीग्राम, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उन पर वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत आभार सबको।